हेलो दोस्तों। आज के वीडियो की शुरुआत एक क्लिनिकल सिनेरियो से करते हैं। एक 7 ईयर चाइल्ड लंबे समय से फीवर, वीकनेस और बोन पेन के कंप्लेन के साथ पीडियाट्रिक क्लिनिक में लाया जाता है। एग्जामिनेशन करने पर जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी और हेपेटोएस्प्लेनोमेगेली मिलते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट में हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट डिक्रीज और टोटल ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज्ड मिलते हैं। साथ ही पेरिफेरल ब्लड में गुड नंबर में ब्लास्ट भी दिखते हैं। पेडिट्रिशियन एक्यूट ल्यूकेमिया सस्पेक्ट करता है और फर्दर बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए सजेस्ट करता है। आखिर इस बच्चे को क्या हुआ है? डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए और एबनॉर्मल सेल्स क्यों मिल रहे हैं? ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि नॉर्मली ये सेल्स कैसे और कहाँ बनते हैं। और यही हमारा आज का टॉपिक है, लिकोपोइसिस, यानी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ वाइट ब्लड सेल्स डेवलपमेंट। नॉर्मली सभी तरह के ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनते हैं। मैच्योर सेल्स यूजुअली ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, पर फंक्शंस जैसे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के दौरान न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जैसे सेल्स सर्कुलेशन से निकलकर टिश्यू में भी आते हैं। कुछ सेल्स परमानेंटली टिश्यू में रिसाइड करते हैं, जैसे टिश्यू माइक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स वगैरह। मैच्योर ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन कम होती है, इसलिए इसे बोन मैरो में कंटिन्यूअस प्रोडक्शन से इस कमी को पूरा किया जाता है। बोन मैरो में ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को हेमेटोपोइसिस कहा जाता है। फर्दर अलग अलग ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को अलग अलग टर्म से डिनोट किया जाता है, जैसे आरबीसी के प्रोडक्शन को इरिथ्रोपोइसिस और बाकी ल्यूकोसाइट्स जैसे गैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन को ल्यूकोपोइसिस कहा जाता है। ल्यूकोपोइसिस को बेहतर ढंग से समझने के लिए फर्दर माइलोपोइसिस और लिम्फोपोइसिस टर्म में डिवाइड किया जाता है। डिफरेंट लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन को एक्सक्लूसिवली बताने के लिए लिम्फोपोइसिस टर्म यूज करते हैं। इसी तरह से प्लेटलेट प्रोडक्शन को थ्रोम्बोपोइसिस कहा जाता है। नॉर्मली हेमेटोपोइसिस एक्सक्लूसिवली बोन मैरो में होता है, लेकिन इसकी बिगनिंग जेस्टेशन के 3rd वीक में यॉर्क सैक में हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स के अपीयरेंस से होती है। यॉर्क सैक में हेमेटोपोइसिस ट्रांजिएंट और कुछ समय के लिए होता है और मोस्टली टिश्यू मैक्रोफेज जैसे कुफर सेल्स, मैक्रोगिलिया वगैरह बनते हैं। फिर कुछ समय बाद डिफिनिट हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स एरोटा, गोनैड्स और मीजोनेफ्रॉन्स के मीजोडर्म में अपीयर होते हैं, जो हेमेटोपोइसिस करते हैं। इस इनिशियल हेमेटोपोइसिस पीरियड को मीजोब्लास्टिक स्टेज कहा जाता है। जेस्टेशन के 3rd मंथ में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मेनली लीवर में, साथ ही कुछ स्प्लीन में भी माइग्रेट करते हैं। स्प्लीन में हेमेटोपोइटिक प्रोसेस कुछ समय लगभग 2nd ट्राइमेस्टर में होता है, पर लीवर में ब्लड सेल्स फॉर्मेशन लगभग चाइल्ड बर्थ के पहले तक चलता रहता है। इसे हेपेटिक स्टेज कहा जाता है। इसी दौरान 4th मंथ के अराउंड हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स फिर से लोकेशन चेंज करते हैं और बोन मैरो में शिफ्ट हो जाते हैं, और हेमेटोपोइसिस प्रोसेस कुछ लीवर में, लेकिन मेनली बोन मैरो में लगभग चाइल्ड बर्थ तक चलता रहता है। और पोस्टनेटल यानी चाइल्ड बर्थ के बाद लीवर में ब्लड प्रोडक्शन इनएक्टिव हो जाता है और फिर नॉर्मली लाइफ लॉन्ग एक्सक्लूसिवली बोन मैरो में हेमेटोपोइसिस होता रहता है। बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू है जो बोन के सेंटर यानी मेडुलरी कैविटी में रहता है और थिक ब्लड की तरह दिखते हैं। बर्थ के टाइम सभी बोन मैरो हेमेटोपोएटिकली एक्टिव यानी रेड मैरो होते हैं। प्यूबर्टी यानी 18 से 20 साल की उम्र के बाद रेड मैरो एक्सियल स्केलेटल और मेम्ब्रेनस बोन में लिमिटेड हो जाते हैं, यानी रेड मैरो स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्री, रीब, पेल्विक बोन जैसे सेक्रम, इलियम और साथ ही ह्यूमरस एंड फीमर के प्रॉक्सिमल इंड में बसते हैं। और बाकी बोन मैरो इनएक्टिव होते हैं, जिनमें ज़्यादा फैट मौजूद होने की वजह से इन्हें येलो मैरो कहा जाता है। एक एडल्ट में रेड मैरो और येलो मैरो 50-50% होते हैं। बोन मैरो को एक लार्ज ऑर्गन माना जा सकता है, जिसमें तकरीबन 1 से 2 लीटर रेड मैरो और 1 से 2 लीटर येलो मैरो मौजूद रहते हैं। येलो मैरो जो कि एडल्ट के लॉन्ग बोन्स में मौजूद होते हैं, हेमेटोपोइसिस नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जैसे सीवियर हीमोलिसिस की कंडीशन में ये रेड मैरो में कन्वर्ट होकर हेमेटोपोइसिस कर सकते हैं। जेस्टेशनल फेज में कुछ हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स प्लासेंटा में भी आते हैं और बर्थ के समय कॉर्ड ब्लड से स्टेम सेल्स कलेक्ट कर स्टोर किया जा सकता है, जो फ्यूचर में सर्टेन इम्यून और जेनेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज हो सकता है।
पोस्टनेटल पीरियड में बोन मैरो के अलावा दूसरे साइट्स जैसे लीवर या स्प्लीन में हेमेटोपोइसिस को एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस कहते हैं। न्यूबॉर्न में एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस को कुछ हद तक नॉर्मल माना जा सकता है, लेकिन इस पीरियड के बाद एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस अक्सर किसी पैथोलॉजिकल वजह से ही होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि हेमेटोपोइसिस बोन मैरो में ही क्यों होते हैं, या यूं कहें कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ज़्यादातर बोन मैरो में ही क्यों रहते हैं। एक्चुअली हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में स्पेशल लोकेशंस और स्पेशलाइज्ड माइक्रो इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिन्हें स्टेम सेल नीश कहा जाता है। बोन मैरो में स्टेम सेल नीश हेमेटोपोइटिक और नॉन हेमोपोइटिक सेल्स, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और सोलोबुल पाराक्राइन और इंडोक्राइन ग्रोथ फैक्टर्स से मिलकर बनते हैं, जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के सेल्फ रिन्यूअल, मोबिलाइजेशन, प्रोलिफरेशन, होमिंग और डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करते हैं। हेमेटोपोइटिक सेल्स में प्रोलिफरेटिव और डिफ्रेंशिएटिंग प्रिकर्सर्स जैसे इरिथ्रॉइड, माइलोइड प्रिकर्सर्स, मेगाकैरियोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल और प्लाज्मा सेल वगैरह होते हैं। रेटिकुलम सेल्स, फैट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, इंडोथेलियम और मैक्रोफेज नॉन हेमोपोइटिक सेल्स का हिस्सा होते हैं और ये मिलकर स्टोमल फ्रेमवर्क बनाते हैं और हेमेटोपोइसिस के लिए ज़रूरी ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस बनाते हैं। साथ ही सपोर्टिंग एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का भी प्रोडक्शन करते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जैसे कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोसामिन, ग्लाइकेन्स बोन मैरो के स्टोमल फ्रेमवर्क का पार्ट होते हैं। मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के क्लोज अप्रॉक्सिमिटी में रहते हैं और ये बोन मैरो में डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू, स्टोमल सेल्स, कार्टिलेज, फैट सेल्स, बोन, मसल सेल्स और इंडोथेलियल सेल्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिगर में हम स्टेम सेल्स के डिफरेंट स्ट्रोमल सेल्स के साथ इंटरेक्शन और डिफरेंट साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर के इफेक्ट को देख सकते हैं। दूसरे फिगर में देखा जा सकता है कि मैक्रोफेज और स्ट्रोमल सेल्स और इंडोथेलियल सेल से निकलने वाले साइटोकाइंस जैसे GC-CSF, GM-CSF, डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स, स्ट्रोमल सेल्स फैक्टर्स हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, जबकि इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TGF बीटा निगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। सामने स्क्रीन पर फिगर में बोन मैरो में स्टेम सेल्स नीश को आसानी से समझा जा सकता है। बोन की तरफ यानी ऑस्टियोब्लास्ट के करीब ऑस्टियोब्लास्टिक या इंडोस्टेशियल नीश होते हैं, जहाँ पे हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स क्विसेंट यानी हेमेटोपोइटिकली इनएक्टिव रहते हैं और सेल्फ रिन्यूअल करते हैं। बोन मैरो के सेंटर में साइनोसॉइडल वेसल्स होते हैं, जो सिंगल लेयर इंडोथेलियम से लाइंड होते हैं, जो बीच बीच में गैप बनाते हैं। साइनोसॉइडल वेसल्स के आसपास वेस्कुलर नीश होता है, जहाँ एक्टिव हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। हेमोपोइटिक नीश में CAR सेल्स भी होते हैं, जो हेमोपोइटिक सेल्स के इंडोस्टिशियल और साइनोसॉइडल सेल्स के इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। ये हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स के होमिंग के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। क्विसेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रॉपर स्टिमुलस और फैक्टर्स के इफेक्ट से ऑस्टियोब्लास्टिक नीश से वेस्कुलर नीश में मोबिलाइज करते हैं, जहां ये डिफरेंट हेमोपोइटिक सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं। हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स सेसाइल नहीं होते हैं, बल्कि ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस जैसे सीवियर एनीमिया या एक्यूट इन्फ्लामेशन इत्यादि में पेरिफेरल सर्कुलेशन में बड़े नंबर में आ सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए स्टेम सेल्स को पेरिफेरल ब्लड से कलेक्ट किया जाता है और इसके लिए ग्रोथ फैक्टर्स जैसे GM-CSF या GCSF डोनर में दिया जाता है, जिससे ये ज़्यादा नंबर में बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं और फिर यहाँ से इन्हें कलेक्ट किया जाता है और रेसिपिएंट के ब्लड में इन्फ्यूज़ किया जाता है। डोनर से रिसीव किए गए हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स सर्कुलेशन से बोन मैरो में सेटल डाउन होते हैं। इस प्रोसेस को होमिंग कहा जाता है और इसके लिए वेस्कुलर नीश के आसपास मौजूद सेल्स जैसे CAR सेल्स और दूसरे सेल्स मदद करते हैं। हेमेटोपोइसिस के लिए स्टेम सेल्स के अलावा हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स, जिसे कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स और हेमेटोपोइटिन्स भी कहा जाता है, ज़रूरी होते हैं और ये आमतौर पर स्टोमल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स मल्टीपल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। इंडिविजुअल ग्रोथ फैक्टर्स कॉलोनी ग्रोथ के लिए पुअर स्टिमुलेटर होते हैं, इसलिए सेवरल ग्रोथ फैक्टर्स आपस में इंटरप्ले कर हेमेटोपोइसिस को कंट्रोल करते हैं।
अक्सर ग्रोथ फैक्टर्स अदर साइटोकाइंस के साथ सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स के लिए सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं जो अप्रोप्रिएट ग्रोथ फैक्टर से इंटरैक्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पर हम डिफरेंट हेमाटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस और उसके फंक्शंस को देख सकते हैं। डिस्कशन में आगे देखेंगे कि खासकर लेट प्रोजेनिटर सेल्स पे स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स के रिसेप्टर होते हैं, जैसे एरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, GCSF इत्यादि, जिससे ये पार्टिकुलर सेल जैसे आरबीसी प्लेटलेट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। बहुत सारे फिजिकल कंडीशन में स्टेम सेल नीड्स के अल्ट्रेशन द्वारा हेमेटोपोइटिक नीड को मॉड्यूलेट और रेगुलेट किया जाता है और ये डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू काम करता है। कुछ कॉमन पाथवे में PTH, PTHRP, WNT बीटा कैटेनिन, नोच और हेजहॉग सिग्नलिंग पाथवे इत्यादि हैं। हेमेटोपोइटिक फैक्टर्स बॉडी द्वारा नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी द्वारा आजकल बहुत सारे हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर फार्मास्यूटिकली भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस जैसे कीमोथेरेपी के बाद हुए न्यूट्रोपीनिया या क्रोनिक किडनी फेल्योर से हुए एनीमिया, बोन मैरो फेल्योर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, MDS थेरेपी इत्यादि में यूज किए जाते हैं। अभी तक के डिस्कशन में हमने दो टर्म प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन बार बार सुना है। प्रोलिफरेशन से सेल का नंबर बढ़ता है, जो सेल डिवीजन यानी माइटोसिस से होता है, और डिफरेंशिएशन का मतलब पार्टिकुलर सेल्स का मैच्योर सेल्स बनने की तरफ बढ़ने को कहा जाता है। हेमेटोपोइसिस के हायरार्की में प्लुरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिसे मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर्स हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, सबसे ऊपर आते हैं। ये हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स अपने दो एसेंशियल प्रॉपर्टीज प्लुरिपोटेंसी और सेल्फ रिन्यूअल के लिए जाने जाते हैं। प्लुरिपोटेंसी का मतलब ये है कि सिंगल हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स सभी तरह के मैच्योर ब्लड सेल्स जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट जनरेट करने की कैपेसिटी या पोटेंशियल रखते हैं। सेल्फ रिन्यूअल एसिमेट्रिक डिवीजन से होता है, यानी डिवीजन के बाद जब दो डॉटर सेल्स बनते हैं तो एक सेल्स आगे डिफरेंशिएशन या मैचुरेशन की तरफ जाता है और जबकि दूसरा सेल्स डिफरेंशिएशन नहीं करता है और स्टेम सेल बना रहता है। इससे उसकी एक कॉपी बची रहती है। इस सेल्फ रिन्यूअल की वजह से कम नंबर में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होने के बावजूद इसका पॉपुलेशन मेंटेन रहता है। अक्सर स्टेम सेल्स के रिलेशन में टोटीपोटेंट, पोलीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट और यूनिपोटेंट टर्म यूज किए जाते हैं। ये स्टेम सेल्स के दूसरे सेल्स बनने की फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स बॉडी के टोटल सेल्स में बदल सकते हैं, जबकि पोलीपोटेंट में ये पोटेंसी टोटीपोटेंट के मुकाबले कम होती है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि टोटीपोटेंट से पोलीपोटेंट और मल्टीपोटेंट में दूसरे सेल्स में बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, लेकिन स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाता है। प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स से दो मेजर माइलॉइड और लिम्फोइड सेल लिनिएज वाले मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बनते हैं, जिनकी डिफरेंट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स के मुकाबले कम होती है, लेकिन प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इन्हें प्रोजेनेटर सेल भी कहा जाता है। ये सेल्स कुछ डिवीजन तक सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी मेंटेन रखते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी इन नए प्रोजेनेटर सेल्स में ख़त्म हो जाती है और फिर ये टर्मिनल डिफरेंशिएशन की तरफ चले जाते हैं। इसलिए प्लुरिपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स के मुकाबले इन्हें लिमिटेड सेल्फ रिन्यूअल कैपेसिटी वाला माना जाता है। ये कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स और कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर्स अर्ली प्रोजेनेटर सेल्स भी कहे जाते हैं, जो पार्टिकुलर लिनिएज जैसे लिम्फोसाइट या माइलॉइड सेल्स प्रोडक्शन के लिए कमिटेड होते हैं। इसलिए इन्हें कमिटेड स्टेम सेल्स भी कहा जाता है। अर्ली प्रोजेनेटर सेल से लेट प्रोजेनेटर सेल्स बनते हैं और इन्हें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल्स विट्रो टिश्यू कल्चर में कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स ऐड करने से स्पेसिफिक मैच्योर सेल्स के कॉलोनी बनाते हैं, जहाँ 40 से ज़्यादा सेल्स जेल लाइक मैट्रिक्स में फोकस्ड रहते हैं। 4 से 40 के बीच सेल कलेक्शन को क्लस्टर कहा जाता है। टिश्यू कल्चर विट्रो में डिफरेंट बोन मैरो सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जैसे स्टेम सेल्स फैक्टर या KIT लिगेंड और FLT3 लिगेंड के रिसेप्टर अर्ली कमिटेड प्रोजेनेटर्स पे एक्सप्रेस होते हैं, जबकि फैक्टर्स जैसे इरिथ्रोपोइटिन, गैनुलोसाइट, मोनोसाइट, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स
ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और थ्रोम्बोपोइटीन के रिसेप्टर रेस्ट्रिक्टेड डिफरेंशियल पोटेंशियल वाले लेट प्रोजेनेटर सेल्स में मौजूद होते हैं और स्पेसिफिकली इनके प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करते हैं। कुछ कॉमन पॉइंट्स की डिस्कशन के बाद अब पार्टिकुलरली माइलोपोएसिस की बात करते हैं। सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉमन माइलोइड प्रोजेनेटर से डिफरेंट लिनिएज वाले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनते हैं। बोन मैरो में रिकॉग्नाइजेबल प्रिकर्सर्स डिफरेंट ब्लास्ट से शुरू होते हैं, जिन्हें मॉर्फोलॉजिकली यानी माइक्रोस्कोप में देखकर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जैसे माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, स्नोफिलोब्लास्ट, बेसोफिलोब्लास्ट, मेगाकैरियोब्लास्ट और इथ्रोब्लास्ट, जो रेस्पेक्टिवली न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, स्नोफिल, बेसोफिल, प्लेटलेट्स और आरबीसी मैच्योर सेल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन में साइनोसॉइड के इंडोथेलियल सेल्स को क्रॉस कराते हैं, जिन्हें पेरिफेरल ब्लड में देखा और काउंट किया जाता है। न्यूट्रोफिल के फॉर्मेशंस को देखें तो माइलोब्लास्ट प्रोमाइलोसाइट में डिफ्रेंशिएट करता है, प्रोमाइलोसाइट फर्दर माइलोसाइट्स में और माइलोसाइट से मेटामाइलोसाइट्स बनते हैं और उसके बाद बैंड फॉर्म और फाइनली मैच्योर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स बनते हैं। बाकी सेल्स के ब्लास्ट भी इसी तरह से मैच्योर सेल्स जैसे स्नोफिल और बेसोफिल इत्यादि बनते हैं। बोन मैरो में बेसोफिल से मिलते जुलते दूसरे सेल्स भी बनते हैं और वो ब्लड की बजाय स्किन के नीचे पेरीवेस्कुलर और पेरीन्यूरल कनेक्टिव टिश्यूज में रहते हैं, जहाँ उन्हें मास्ट सेल कहा जाता है। बेसोफिल और मास्ट सेल पर आईजी एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं। थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोपोइटीन हार्मोन से रेगुलेट होते हैं। इंटरलुकिन 6 भी थ्रोम्बोसाइट के प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन पर प्रभाव डालते हैं। मेगाकैरियोसाइट्स बोन मैरो में साइनोसॉइड के पास रहते हैं और उनके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन प्रोप्लेटलेट साइनोसॉइड में घुसे रहते हैं और ब्लड फ्लो से 1 से 2 माइक्रोन साइज में टूटते रहते हैं और प्लेटलेट ब्लड में नॉन न्यूक्लिएटेड स्मॉल पार्टिकल्स के तौर पर देखे जाते हैं। शुरू में मोनोसाइट और ग्रैनुलोसाइट्स के प्रोजेनेटर्स कॉमन होते हैं और जीएम-सीएसएफ ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। मोनोसाइट 2 लोकेशन पे होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में इन्हें मोनोसाइट कहा जाता है, लेकिन जब ये टिश्यू में रहते हैं तो इन्हें मैक्रोफेज कहा जाता है। टिश्यू में मोनोसाइट यानी मैक्रोफेज 2 तरीके से आते हैं। आइदर ये इन्फ्लामेशन डिराइव्ड होते हैं या शुरू से ही फिजियोलॉजिकली टिश्यू में रिसाइड्स करते हैं, जैसे लीवर में कुफर सेल्स, सीएनएस में मैक्रोगिलिया, किडनी में मेनिंजियल सेल्स, लंग में अल्वेलर माइक्रोफेज, बोन में ऑस्टियोक्लास्ट इत्यादि। इस तरह से ब्लास्ट और प्रिकर्सर सेल्स बोन मैरो में और मैच्योर सेल्स पेरिफेरल ब्लड का हिस्सा होते हैं। पेरिफेरल ब्लड में इमेच्योर यानी प्रिकर्सर सेल्स के प्रेजेंस को नॉर्मल नहीं माना जाता है। स्टेम सेल्स, प्रोजेनेटर सेल्स और मैच्योरिंग प्रिकर्सर सेल्स के कुछ डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स को सामने स्क्रीन पर देखा जा सकता है। स्टेम सेल्स काफ़ी कम नंबर में अप्रॉक्स 0.5%, जबकि प्रोजेनेटर सेल्स टोटल हेमोपोइटिक प्रिकर्सर सेल्स के 3% होते हैं। रेस्ट 95% से ज़्यादा मैच्योरिंग सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स के पॉपुलेशन साइज स्टेबल होती है क्योंकि ये सेल्फ रिन्यूअल प्रॉपर्टी रखते हैं। प्रोजेनेटर सेल्स के पॉपुलेशन ज़्यादा प्रोलिफरेशन होने से एम्प्लीफाई हो सकते हैं। स्टेम सेल्स और प्रोजेनेटर सेल्स को मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है और ये लार्ज लिम्फोसाइट की तरह दिखते हैं, जबकि मैच्योरिंग सेल्स मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं। अगर लिम्फोपोइसिस की बात करें तो लिम्फोसाइट स्टेम सेल से बोन मैरो में ओरिजिनेट करते हैं और फिर फर्दर सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गेन्स जैसे थाइमस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिम्फोसाइट साइटोकाइंस और लिम्फोकाइंस के इन्फ्लुएंस से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स जैसे लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल, एडिनोइड में घर बनाते हैं। लिम्फोसाइट ब्लड से टिश्यू में और वापस ब्लड में आते जाते रहते हैं। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स से प्रो नेचुरल किलर सेल्स, प्रो बी सेल्स और प्रो टी सेल्स के कमिटेड प्रिकर्सर्स बनते हैं। नेचुरल किलर सेल्स बोन मैरो से ब्लड में आते हैं, जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में मदद करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स बी सेल्स या टी सेल्स से अलग होते हैं क्योंकि कॉमन बी सेल्स मार्कर्स जैसे CD19 या CD20 या टी सेल मार्कर्स जैसे CD3 इन पे नहीं होते। प्री टी सेल से टी सेल्स बनते हैं जो ब्लड के थ्रू थाइमस में जाते हैं और वहाँ ये रिसेप्टर्स और एडिशनल नए मार्कर्स जैसे CD4 और CD8 गेन करते हैं। साथ ही इनकी ट्रेनिंग भी होती है। CD4 टी सेल्स को हेल्पर सेल्स कहा जाता है, जबकि CD8 पॉजिटिव सेल्स
साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहे जाते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स सेलुलर इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। बी सेल बोन मैरो में बनते हैं और फिर ब्लड में और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स जैसे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, एडिनोइड में रहते हैं और ज़रूरत पर ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है। ग्रैनुलोसाइट्स ब्लड में फ्लो करते हैं, जो सर्कुलेटिंग पूल बनाते हैं। साथ ही वेसल्स के सरफेस पर रिजर्व पूल की तरह रहते हैं, जिन्हें मार्जिनल पूल कहा जाता है, जो ब्लड काउंट में इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये रिजर्व पूल से निकलकर सर्कुलेशन में आ जाते हैं। लास्टली, आप स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स के तौर पर डिफरेंट हेमेटोपोइटिक सेल्स के मार्कर्स को देख सकते हैं, जिससे इन्हें पहचाना और ज़रूरत पर अलग किया जा सकता है, जैसे एरिथ्रोसाइट्स, ग्लाइकोफोरिन ए और मेगा कैरियोसाइट्स GP2B3A से आइडेंटिफाई होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स के कॉमन मार्कर CD19, 20 और टी लिम्फोसाइट के CD3, CD4, CD8 इत्यादि होते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। रिकॉग्निजिबल प्रिकर्सर सेल्स जैसे डिफरेंट ब्लास्ट्स से लेकर बैंड फॉर्म की मॉर्फोलॉजी पे डिटेल बात अगले लेक्चर WBC डिसऑर्डर चैप्टर 2 में करेंगे।